आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, रेखीय संवेग क्या होता है ये मैंने पीछे के चैप्टर में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को जा कर के देखिए, तभी आपकी समझ में ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आएगा। तो देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है। हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। हमने ये भी पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता। ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ना तो ऊर्जा हम बना सकते और ना ही हम ऊर्जा को मिटा सकते। ऐसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है कि हम ना तो कि जो संवेग होता है किसी भी एक निकाय का वो संरक्षित रहता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो मिटता नहीं है। संवेग पूरे यूनिवर्स का हमारा संरक्षित है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है निकाय, कि निकाय होता क्या है। तो निकाय बच्चों हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। जैसे कि हमने एक कार ले ली और उस कार में हम अंदर बैठे हैं तो हम हैं उसके मेंबर, और जो कार है वो कार है हमारी एक निकाय, उसको कहते हैं हम निकाय। एक हम माचिस का बॉक्स ले लेते हैं, ये हमने माचिस का बॉक्स ले लिया है तो इस माचिस के बॉक्स को हम निकाय कह सकते हैं। और इसके अंदर जितनी भी ये तीलियाँ है, इन सभी तीलियाँ को हम क्या कहेंगे, इस निकाय के मेंबर कहेंगे, इस निकाय के कण कहेंगे। तो किसी एक निकाय का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा कि एक निकाय किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एक निकाय लिया, मान लीजिए ये एक निकाय ले लेते हैं हम इस तरह से, और इस निकाय के अंदर हमारे पास दो वस्तु है। एक वस्तु का नाम है ए और दूसरी वस्तु का नाम है बी। ठीक है, दोनों चल रही है, मान लीजिए ये u वेग से चल रही है और ये v वेग से चल रही है। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं आपसे पूछूं वस्तु A का संवेग कितना है, आप कहोगे m/u, और वस्तु B का संवेग कितना है m/v। तो पूरे निकाय का संवेग कितना हुआ, तो हमने कहा कि पूरे निकाय का संवेग m/u प्लस m/v है। ठीक है, अब हुआ क्या कि कुछ देर बाद ये जो निकाय था, इस निकाय में जो दो मेंबर थे, एक कार भी थी एक कार भी थी, ये दोनों आपस में टकरा गई। टकराने के बाद होगा क्या कि हो सकता है कि इस वाली वस्तु का वेग कम हो जाए और कम हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे पहली कंडीशन में हम u1 ले लेते हैं और इसको v1 ले लेते हैं। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान 2 ये 2 है। ठीक है, ये हमने ले लिया। ये यहाँ पे हम u2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, हम u2 लिख देंगे, और यहाँ पे द्रव्यमान m2 और ये 1 और ये 1। टक्कर होने के बाद इसका वेग कम हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे v1, यहाँ लिखेंगे हम v1, फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और इस वाली वस्तु की वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v2। ये वस्तु A थी और ये वस्तु B थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर इस वस्तु का संवेग कितना है, तो आप बताओगे m1 मल्टीप्लाई बाई v1, और इस वाली वस्तु का संवेग कितना है, तो ये आप बताओगे m1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो टोटल संवेग कितना हुआ, टोटल संवेग को हम ऐड कर देंगे। अब निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, ये हमें बताता है संवेग संरक्षण का नियम, कि किसी भी निकाय का जो संवेग होगा वो संरक्षित रहेगा। मतलब पहले जो संवेग था और घटना होने के बाद जो संवेग है वो दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही संवेग संरक्षण का नियम है कि किसी भी निकाय का संवेग घटना से पहले और घटना के बाद संरक्षित रहता है, वो नहीं बदलता। लेकिन इसमें शर्त क्या है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। कोई इन पे हमने बाहर से बल ना लगाया हो। अगर मान लीजिए इस पे हमने बाहर से बल लगा दिया है तो फिर तो संवेग बदल ही जाएगा। तो हमें बाहर से बल नहीं लगाना, तब ये कंडीशन फुलफिल होती है कि संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। तो इसे हम मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं न्यूटन के नियम से। न्यूटन का नियम हमें ये बताता है, देखो न्यूटन का नियम क्या कहता है। न्यूटन का नियम कहता है कि बल किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और ये एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है। अब यहाँ पे लिखा बाह्य बल की अनुपस्थिति में, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति का मतलब इसको जीरो कर देंगे हम, और जीरो करने से हमको मिलेगा dp अपॉन dt। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, dp इज इक्वल टू 0। और dp इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, डिफरेंस इन p, डिफरेंस इन मोमेंटम।
यानी कि संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन कितना आ रहा है 0, यानी कि संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू नियतांक। ये नियतांक का मतलब फिक्स वैल्यू है, नियत है, संवेग नहीं बदला। यही संवेग संरक्षण का नियम है कि किसी भी निकाय का संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे आसानी से। ये बाकी नोट्स में दे रखा है, आप नोट्स को देखिए, नोट्स को लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको हमने दे ही रखा है, वहाँ से आप नोट्स लीजिए हमसे, और नोट्स में ऐसा का ऐसा ही और अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से पढ़ोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते रहती है। तो हम आइए उनको पढ़ते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित उदाहरण कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने बंदूक का। ये बंदूक है हमारे पास, ठीक, ये इस तरीके से हमने बंदूक बनाई, ये बंदूक होगी। अब इस बंदूक में से यहाँ से एक गोली निकलती है, ये गोली निकल कर जा रही है v वेलोसिटी से। यहाँ पे मैं गोली इस तरह से बनाता हूँ, ये गोली बना दी हमने, ये थोड़ी बड़ी बना लेते हैं ऐसे, ये गोली जा रही है, ठीक। अब इस गोली का जो वेग होगा वो v होगा। जैसे ही हम स्ट्राइकर को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, बंदूक का खटका दबाते हैं, तो गोली जिसका द्रव्यमान m है वो v वेग से आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही हमने खटका दबाया तुरंत बंदूक भी पीछे की तरफ गति करती है, इधर की तरफ वेग आता है। मान लीजिए इधर की तरफ वेग कितना आया, इसके पास वेग आता है आपका u मान लेते हैं, u नहीं आप हम मान लेते हैं यहाँ पे v1 मान लेते हैं, और इसका वेग मान लेते हैं v2, ऐसे मान लेते हैं, इसका वेग v1 और इसका वेग v2, ठीक। तो ये घटना है, घटना होने के बाद ये सब कुछ हुआ। और घटना होने से पहले संवेग कितना था, घटना होने से पहले ना तो बंदूक चल रही थी और ना बंदूक की गोली चल रही थी। इसका मतलब बंदूक के पास कोई भी वेग नहीं था। और घटना से पहले, गोली चलाने से पहले, मैं अगर देखूँ गोली चलाने से पहले का संवेग कितना आएगा, कितना आएगा इस पूरे का संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और गुना वेग। और जब बंदूक के पास वेग था ही नहीं तो वेग की वैल्यू 0 रखेंगे तो संवेग कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब गोली चलाने के बाद देखिए क्या होगा, गोली चलाने के बाद का संवेग कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे हम भाई आपका बंदूक का संवेग और प्लस गोली का संवेग, दोनों को लिखा जाएगा, गोली का संवेग। अच्छा, अब बंदूक का संवेग कैसे लिखेंगे, आंसर है बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना मान लेंगे हम, इसे कैपिटल M मान लेते हैं। लो जी कैपिटल M ले लिया हमने, ये कैपिटल M हो जाएगा। बंदूक के पास वेग कितना आया, तो इसका आंसर है v1 आया है। अच्छा, अब गोली का संवेग, गोली का द्रव्यमान कितना है m, और गोली के पास वेग कितना आया v2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। गोली चलाने से पहले का संवेग 0 था, गोली चलाने के बाद संवेग आया ये निकल करके। अब मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग वो बराबर रहेगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, संवेग संरक्षण के नियम से हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से लिखा जा सकता है m मल्टीप्लाई बाई v1 प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई v2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बनती है और यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं m1 v1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, सॉरी ये कैपिटल M है बच्चों, कैपिटल M बोले तो बंदूक का द्रव्यमान, और ये आ जाएगा माइनस स्मॉल इंटू v2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v1 की मल्टीप्लाई, v1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और ये हो जाएगा आपका v2। यहाँ पे माइनस साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो v1 है वो v2 के विपरीत दिशा में है, यानी कि गोली इधर गई है तो बंदूक इधर आई है, यहाँ पे माइनस यही प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये जरूर आ सकता है कि देखिए संवेग से पहले का घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग दोनों बराबर रहते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि घटना से पहले का संवेग 0 था और इस वाली इक्वेशन में ये कह रही है कि घटना के बाद संवेग ये है।
तो ये तो जीरो नहीं है, ये भी जीरो होना चाहिए, ऐसा तो समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमने गोली को ऐसे मान लीजिए, गोली को इधर संवेग मिलता है 10, तो बंदूक को संवेग मिलेगा इधर -10, दोनों को ऐड कर दिए कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 ही रिजल्ट होता है, ये आपका आंसर 0 ही होता है यहाँ पे, क्योंकि V2 विपरीत दिशा में है। तो जब माइनस की वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, V2 की वैल्यू माइनस लेंगे, तो ये दोनों आपस में मिलकर के रिजल्ट 0 दे देंगे। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए हमने एक बैलून लिया, ये हमने एक बैलून लिया, इस तरीके से हमने ये बैलून लिया, ठीक। अब इस बैलून के अंदर, इस बैलून को हमने ऐसे पकड़ करके रखा है, और जब इस बैलून को हमने पकड़ करके रखा है तो इसके पास वेग कितना है, इसके पास वेग है 0, तो इसका संवेग भी 0। हमने इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि इसमें हवा तो नीचे की तरफ जाती है और ये बैलून ऊपर की तरफ जाता है। अगर बैलून ऊपर की तरफ 10 संवेग लेकर के जा रहा है, तो हवा नीचे की तरफ 10 संवेग नीचे की तरफ लेकर के आ रही है। ऊपर का संवेग नीचे का संवेग दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो इस तरह से निकाय का संवेग घटना के बाद भी 0 ही रहेगा। तो संवेग संरक्षण का नियम यही है आपका। और भी हमारी डेली लाइफ में इसके देखने को मिलते हैं। रॉकेट, इसकी जगह गुब्बारे की जगह हम रॉकेट का एग्जांपल ले सकते हैं। जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ संवेग प्लस का होता है, लेकिन उसका धुआं तो नीचे की तरफ निकलता है, धुआं नीचे की तरफ निकलता है तो संवेग नेगेटिव होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका संवेग 0 आएगा फिर दोबारा से। तो इस संवेग संरक्षण के नियम के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ये आ गया होगा। आप वीडियो को कंटिन्यूस वॉच कीजिए। मैं आपको इस वाले फॉर्मूले पे, ये वाला जो फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा। लेकिन हमारी वीडियो को कंटिन्यूस वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अगर नोट्स लेने हैं तो नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप कीजिए हमें, व्हाट्सअप पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। बहुत अच्छी तरह से नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा आवेग। आवेग लेते हैं, चलिए आवेग को ले लेते हैं हम। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए आवेग क्या होता है। आवेग को हम इस तरह से समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक रोड है और इस रोड पे ये ब्रेकर है, इस रोड पे ये ब्रेकर है और इधर से एक व्हीकल आता है, और जब वो व्हीकल आएगा तो इस रोड के कांटेक्ट में यहाँ आएगा और यहाँ आते ही इस व्हीकल को बड़ी फास्ट तरीके से वो कवर कर लेगा और आगे की तरफ निकल करके चला जाएगा। तो जैसे ही जैसे ही व्हीकल इस पे पहुँचता है तो वो छोटे से समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए इस वस्तु पर, इस ब्रेकर पर बल को आरोपित करता है और आगे की तरफ निकल करके चला जाता है। अब ये जो छोटे समय के लिए लगाया गया बल है और जो समय है, जितने समय तक वो बल लगा, उन दोनों को उठाइए, बल और जितने समय तक ये बल लगा उन दोनों को उठाइए और दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। उन दोनों की मल्टीप्लाई से आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसे हम आवेग कहते हैं। जैसे ये हमारी उंगली है, इधर से मोटरसाइकिल आई, ये कांटेक्ट में आई, कांटेक्ट में आते ही बल लगाना शुरू कर दिया, बल का मान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम बल हो गया, फिर बल का मान घटता गया घटता गया घटता गया और ये कांटेक्ट खत्म। तो थोड़ी देर के लिए हमारी उंगली पर मोटरसाइकिल के पहिए ने बल आरोपित किया। एक टाइम ऐसा आया सबसे ज़्यादा बल आरोपित किया और फिर वो बल कम होता गया। अब इस बल की वैल्यू को उठाइए, ये जो भी बल रहा होगा वो है बल, और जितने टाइम तक ये वस्तु कांटेक्ट में रही उस समय को उठाइए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। उन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें मिलता है एक नई फिजिकल क्वांटिटी, नई भौतिक राशि, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेग। इसे आई से प्रदर्शित करा जाता है। तो आवेग की गुणन, आवेग की मल्टीप्लाई, आवेग को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये निकल करके आ जाएगा। आवेग हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर हमें निडल गाड़नी है
जब हम एक निडल गाड़ते हैं दीवार के अंदर तो हमें बहुत छोटे समय के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स है, बहुत छोटे समय में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत छोटे समय में बल लगा देना ही आवेग कहलाता है। और जैसे ही हम निडल गाड़ते हैं तो बहुत छोटे समय के लिए हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उस आवेग की वजह से वो निडल अंदर की तरफ जाती है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बल, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, समांतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। अब क्योंकि बच्चों हर एक मोमेंट पे बल की वैल्यू तो बदलती जा रही है, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बल होता है, फिर बल की वैल्यू घटती है। तो इस कंडीशन में हम फिर आवेग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आवेग की कैलकुलेशन में कौन से बल की वैल्यू लेंगे, ये वाला बल लेंगे, ये वाला बल लेंगे, ये वाला बल लेंगे, कौन सा बल लेंगे? तो इसका आंसर है हम कोई सा बल नहीं लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर हम ये मान करके चलेंगे कि ये छोटे छोटे पोर्शन कर लेंगे, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हमने, और हम ये मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक बल की वैल्यू फिक्स है, और इतने, फिर उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ से हम इस तरह से कर देंगे, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लगना शुरू हुआ, मान लीजिए यहाँ पे टाइम कितना था t1 और यहाँ पे टाइम कितना हो जाता है t2, तो हम लिमिट क्या ले लेंगे, t1 से t2 तक। इंटीग्रेशन तभी होता है बच्चों जब हमारा बल का मान परिवर्तनशील हो, बल की वैल्यू हर एक समय पे बदल रही हो, तब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आवेग का फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, इंटीग्रेशन t1 t2 और फोर्स मल्टीप्लाई बाय dt। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाला फोर्स मल्टीप्लाई बाय dt, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब बल की वैल्यू एक समान होगी, तब ये लगेगा। ठीक है, ये सब अच्छे से नोट्स में लिख रखा है, वहाँ से आप नोट्स बना लेना, देख लेना। बाकी इसका ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि हो जाती है, एक सदिश राशि है, ठीक, सदिश राशि है। और दूसरा इसका ये मात्रक क्या होगा भाई बच्चों, मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक हो जाएगा इसका बल और गुना समय। अब बल का मात्रक आप जानते ही क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक होता है टाइम, और टाइम को लिखते हैं हम सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। अब वीमा की अगर बात करें, बल की वीमा क्या होती है, mlt-2, और समय की वीमा क्या होती है, t। तो टोटल अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें mlt-1, ठीक। और ये वीमा किसकी है, ये संवेग की वीमा भी है, ये तो संवेग की वीमा भी है। तो जो वीमा संवेग की होती है वही वीमा आवेग की होती है। इसका मतलब ये, और ये भी तो संवेग ही है एक तरीके से भाई, I=F/dt लिखा है, ये भी तो संवेग ही है, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, dp/dt। यहाँ से F/dt की वैल्यू निकालना क्या बनेगी, संवेग ही तो बनेगी। तो I किसके बराबर आ जाएगा, dp, ये आ जाएगा। तो आवेग किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम संवेग आवेग थ्योरम। संवेग आवेग परमेय, यही है हमारी कि किसी निकाय का आवेग किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ये हमारा हो जाता है। अच्छा, अब आवेग के हमारी डेली लाइफ में कुछ यूजेस है, एग्जाम्पल है, तो उन एग्जाम्पलों को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपका जो आवेग होगा वो आवेग होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय dt। अब इस पूरे अमाउंट को फिक्स रहना है, पूरे अमाउंट को फिक्स रहने के लिए क्या होगा, जैसे कि एक मान लीजिए एक क्वांटिटी है 20, अब 20 को फिक्स रहना है, ये 20 बना है दो नंबरों से बना है, एक 2 और ये 10, दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना मिला 20। अब इन दोनों को फिक्स रहना है, 20 रहना है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं, इस वाली वैल्यू को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने कर दिया 4, तो फिर इसको घटना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 5, तो ये घट जाएगी। तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक घट जाएगी। अगर यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो समय की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो इसी बात को समझते हुए हम अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, टाइम को अगर बढ़ा दोगे तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, समय की वैल्यू अगर आप बढ़ा दोगे
ये समय की वैल्यू अगर बढ़ा दोगे आप तो फोर्स की वैल्यू हमारी घट जाएगी। अभी इसका यूजेस कहाँ होता है? इसका यूजेस होता है एक क्रिकेटर जब कैच लेता है, जब एक क्रिकेटर कैच लेता है तो जैसे ही बॉल उसके हाथों में आती है तो कॉन्टैक्ट टाइम वो बढ़ा लेता है, पीछे की तरफ लेकर के जाता है। तो क्या हुआ? टाइम को उसने बढ़ा लिया, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा लिया उसने। अगर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट उसने बढ़ा लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल की वैल्यू कम हो गई। तो उसके हाथों पर जो बॉल, उसके हाथों पर जो गेंद बल लगाएगी वो बहुत कम अमाउंट में लगाएगी, तो उसके हाथों में चोट नहीं आएगी। तो इसलिए एक क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे की ओर इसीलिए खींचता है ताकि कि उसके हाथों पर चोट ना लगे। ऐसे ही जब हम ऊपर से कूदते हैं, ज़मीन पे से कूदे, हम फर्श पे कूदे, ऊपर से यहाँ से 4 मंजिल से ऊपर से कूद गए, 4 मंजिल से ऊपर से कूदने के बाद अगर यहाँ पे फर्श है, अगर यहाँ पे फर्श है तो जैसे ही हम कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आते ही हम तुरंत रेस्ट में आ जाएंगे। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट हमें बहुत कम मिला, इसकी वैल्यू छोटी नहीं हो पाई, इसकी वैल्यू बढ़ नहीं पाई। तो अगर इसकी वैल्यू अगर नहीं बढ़ी तो बल की वैल्यू ज़्यादा होगी, और बल की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो हमारे पैरों में चोट ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। अब हम क्या करते हैं, हम नीचे फोम बिछा लेते हैं। यहाँ पे ये हमने फोम बिछा ली या मिट्टी को खोद लिया है, ठीक है, गद्दा बिछा लिया यहाँ पे। अब आप ऊपर से कूदे, जैसे ही आप ऊपर से कूदोगे और ये कांटेक्ट में आओगे तो अब आप नीचे की तरफ दबोगे, थोड़ा सा दबोगे, तो इससे क्या होगा, इससे टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी, dt बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में ऐसे टाइम बढ़ गया, और टाइम बढ़ गया तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू घट गई, और फोर्स की वैल्यू घट गई तो आपके पैरों में चोट भी कम लगेगी। तो इस तरह से हमारी डेली लाइफ में आवेग के यूजेज होते हैं। टाइम को बढ़ा लेंगे, टाइम को घटा लेंगे तो उससे हमें फोर्स का इफेक्ट अलग अलग मिलेगा। अगर हम टाइम को मान लीजिए घटा लेते हैं, बहुत छोटा कर लेते हैं, तो छोटा कर लेंगे तो बल का प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। जैसे हम एक निडल गाड़नी है, तो निडल गाड़ने के लिए हमने बहुत जल्दी से चोट मारते हैं। बहुत जल्दी से चोट मारने का मतलब ये है कि आपने टाइम ऑफ कांटेक्ट को कम कर लिया है। टाइम ऑफ कांटेक्ट को जैसे ही कम किया तो बल की वैल्यू बढ़ जाएगी, निडल अंदर से चली जाएगी तुरंत। तो इस तरह से ये डेली लाइफ में हमारे यूजेस होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। आवेग किसे कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, संवेग आवेग थ्योरम क्या है। संवेग आवेग थ्योरम यही है कि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। जो भी मां संवेग की होती है वही भी मां आवेग की होती है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब इसके बारे में आगे नोट्स में कुछ दे रखा है कि कुछ हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले बल जो है उन बलों के बारे में, हालांकि हम चैप्टर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तनाव हो गया, प्रत्यानयन बल हो गया, घर्षण बल हो गया, आपका उत्प्लवन बल हो गया, तो ये बल हम चैप्टर में ही डिस्कस कर लेंगे, हालांकि नोट्स में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप इन्हें समझ सकते हैं। बाकी हमें आप सपोर्ट कीजिए, अगर आप हमें सपोर्ट कर दे तो हाँ, आपको हम 100% अच्छे तरह से फ्री लेक्चर्स को प्रोवाइड कराएंगे, और फ्यूचर में आपको नीट, IIT, NDA इनकी क्लासेस भी अवेलेबल कराएंगे। तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम स्टडी करेंगे घर्षण बल के बारे में। ओके, थैंक यू।